राघव शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। उसकी बीवी नीता, माँ ललिता और पिता कमलनाथ गांव में रहते हैं। राघव एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और उसका बॉस वनराज उसके काम से हमेशा खुश रहता है। अरे वाह राघव, तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी इतने बड़े डीलर्स के साथ डील कर पाई है। डीलर्स को कन्विंस करने के लिए थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वनराज सर। वनराज के काम से सभी खुश होते हैं। उसे प्रमोट भी किया जाता है। राघव रोज रात को जब ऑफिस से घर आता तो पहले अपनी बीवी नीता को वीडियो कॉल करता और अपने माता पिता से भी बात करता। अरे कैसन बा बिटुआ, सब कुछ ठीक बा के ना है? और ये का तू आज फिर से ई उबले हुए केचुए खा रहा है? आय हाय हाय हाय। अरे बिटुआ, पेट में ना इतने बड़ा गोला हो जाएगा। काहे हमारी बात नहीं समझ पावत है ये लड़का? अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैगी नूडल्स में सिर्फ मैगी का मसाला ही नहीं बल्कि ढेर सारी सब्जियां भी मिक्स करता हूँ और इसे अलग अलग प्रकार से बनाता हूँ। कभी चीज डालकर, कभी मेयोनीज डालकर और कभी देसी तड़का देकर। लेकिन राघव जी, आपको तो पता ही है ना कि मैदा सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में खाया तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। नहीं नहीं नीता, मैं इसे रोज थोड़ी खाता हूँ। मैं तो इसे कभी कभार खा लेता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आप लोगों ने क्या खाया आज? हम लोगों ने तो मस्त एकदम स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया बिटवा। बहुरिया सच में बहुत ही अच्छा खाना बनावत है। ई हमारी बहुरिया नहीं, ई तो हमारी बिटिया ही है। आखिर बीवी किसकी है? राघव की। तो वो तो नंबर वन होगी ना। एक दिन जब राघव के ऑफिस के दोस्त उसके शहर के किराए के घर में मैच देखने आते हैं, तभी राघव सबके लिए गर्मा गर्म तरह तरह के फ्लेवर्स वाली मैगी नूडल्स बनाता है, जिन्हें खाकर सब एकदम खुश हो जाते हैं और राघव की तारीफें करने लगते हैं। वाह राघव, अमेजिंग यार। शहर में रहते हुए हमने कभी ऐसी मैगी नूडल्स नहीं खाई। दिस इज समथिंग एल्स, वेरी अमेजिंग। सच में यार, इतनी टेस्टी और इतनी पौष्टिक मैगी नूडल्स तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे मजेदार मैगी नूडल्स तो सिर्फ तुम ही बना सकते हो राघव। थैंक यू दोस्तों। बाय द वे, ये डिफरेंट फ्लेवर वाली मैगी की रेसिपी तूने कहाँ से सीखी? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, मैंने ये रेसिपी तो अपने आप से ही इन्वेंट की है। मैंने कहीं से देखी या कॉपी नहीं की है। बस मसाले मिलाए और बाकी की तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए और बन गई डिफरेंट फ्लेवर्स वाली मैगी। अरे सुपर यार। राघव के दोस्तों को मैगी नूडल्स इतने पसंद आते हैं कि वो पूरी मैगी सफा चट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ बचाते ही नहीं हैं। एक दिन वनराज राघव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए देता है, जिसके लिए राघव 2 दिन सोता नहीं है और लगातार वो उसका प्रेजेंटेशन बनाने में लगा होता है। नहीं नहीं राघव, तुझे ये करना ही होगा। इस प्रेजेंटेशन को क्रैक करके क्लाइंट्स को डील के लिए मनाना ही होगा। आई नो, ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है और बस काम करते जाना है। मैं एक काम करता हूँ, अदरक वाली चाय बना लेता हूँ। राघव चाय बनाता है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने प्रेजेंटेशन पर काम करने लगता है। इस तरह पूरे 48 घंटों बाद वो फाइनली ऑफिस के लिए निकलता है और तभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करते हुए उसकी बैग कोई चोरी करके चला जाता है और राघव उस चोर के पीछे भागता है, लेकिन उसके बाद पकड़ नहीं पाता। पुलिस को भी इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पाती। आई एम सॉरी राघव जी, आपके बैग चोर को हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी तलाश जारी रहेगी। आखिर उस बैग में आपका कीमती सामान जो था। अब मैं क्या करूं? मेरा लैपटॉप और पेन ड्राइव दोनों बैग में ही था। अब मैं ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन कैसे दूं? क्लाइंट तो आ भी चुके होंगे। पता नहीं आज क्या होगा। वनराज सर तो गुस्से से आग बबूला हो चुके होंगे। उन्होंने 100 कॉल्स किए होंगे। मेरा फोन भी मेरे बैग में ही रह गया था। बेचारा राघव कांपते घबराते हुए हिम्मत जुटाता है और वो ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वनराज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कारण आज मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? आज तक की सबसे बड़ी डील थी। मैंने इतने भरोसे के साथ तुम्हें यह काम सौंपा था, लेकिन तुमने तो मेरी और इस कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आई एम सॉरी सर,
मैंने पूरे 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन बनाया था सर। उसके कुछ ग्राफिक्स और इमेज मैंने आपको सेंड भी किए थे, लेकिन आज सुबह ऑफिस में आते समय एक चोर ने मेरी बैग चोरी कर ली और मेरा लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव सब कुछ उसमें ही था। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का क्या मिलने वाला है तुम्हें राघव? जो होना था वो तो हो गया है। और क्या चोरी, कैसी चोरी? अरे तुमसे प्रेजेंटेशन फाइल तैयार ही नहीं हुई होगी, इसीलिए तुम आए ही नहीं, और अब ये चोरी वोरी की झूठी कहानी सुना रहे हो मुझे। क्या क्या औकात है तुम्हारी? गांव से आए थे तब तुम्हें मैंने नौकरी दी थी, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछता। समझे तुम? हाँ, निकल जाओ। तुम्हारे होने ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट लॉस्ट। सर सर ऐसे मत कीजिए सर। सर मेरी मेरी बात तो सुनिए सर, वरना सर। राघव विनती करते हुए 100 बार माफी मांगता है, लेकिन वनराज उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालता है, जिसके बाद राघव कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन वनराज ने बिजनेस वर्ल्ड में उसके नाम की इतनी बदनामी कर रखी होती है कि कोई राघव को अपने कंपनी में काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता। राघव के घर का राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो मैगी नूडल्स ही बनाता है और मैगी नूडल्स के पकने की खुशबू राघव के पड़ोसी मिश्रा जी की खिड़की तक जाती है और वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे राघव बेटा, ऐसा कौन सा जादुई पदार्थ बना रहे हो हाँ, जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है? जरा हमें भी चखाओ। जी जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये लीजिए। वाह वाह, इन मैगी नूडल्स का स्वाद तो बहुत ही उम्दा है बेटा। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है राघव बेटा। अगर तुम इतने अच्छे मैगी नूडल्स बनाते हो तो फिर तुम मैगी नूडल्स ही क्यों नहीं बेचते हो? कैसा लगा मेरा सुझाव? सुझाव तो बहुत ही अच्छा है मिश्रा जी, लेकिन मैगी बेचने के लिए मेरे पास ना ही ठेले के पैसे हैं और ना ही मैगी नूडल्स बनाने में लगने वाला नया सामान के लिए पैसे हैं। अरे उस सब की चिंता तुम मत करो। हाँ, मेरे पास एक फूड कार्ट है। अपनी जवानी में मैं भी पाव भाजी बनाकर बेचा करता था। आज उसी की बदौलत मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूं। और रही बात पैसों की, तो तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव अब मिश्रा जी के फूड कार्ट पर मैगी नूडल्स बेचने लगता है और मैगी नूडल्स बेचते हुए वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है और गांव में उसका परिवार उसकी इस तरक्की से बहुत खुश होता है। अरे वाह भैया, राघव भैया, आप सच में मुंबई के बेस्ट और नंबर 1 मैगी बनाते हो। अरे मैं तो आपके इस मैगी नूडल्स फूड कार्ट का व्लॉग शूट करूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। और इस तरह से राघव का मैगी नूडल्स फूड कार्ट हर जगह मशहूर हो जाता है और वो खूब सारे पैसे कमाकर खुद का बिजनेस शुरू करता है और एक अमीर आदमी बनता है। मंजू एक अनाथ लड़की होती है। उसके माता पिता बहुत सालों पहले ही उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मंजू का रंग काला था, जिस कारण हर कोई उसका तिरस्कार करता और उसके कालेपन का मजाक उड़ाया करता। इस वजह से मंजू बहुत उदास रहती। वो अपनी बुआ जी त्रिवेणी और फूफा जी मुकुल चंद के साथ रहा करती, लेकिन वो दोनों उसके साथ काफी सख्ती से पेश आते और उस पर खूब अत्याचार करते। अरे ओ कल्लो कलमुही, अब तक तेरी नींद नहीं हुई क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला और हमें नाश्ता दे। याद है ना, मुझे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाने हैं। तभी वहां मुकुल चंद और त्रिवेणी का बेटा पुष्कर भी आता है। और हाँ मंजू की बच्ची, मेरे लिए पिज्जा और हॉट चॉकलेट बनाना, समझी तुम? ठीक है पुष्कर भाई। मंजू ही घर का सारा काम किया करती और पुष्कर और अपना टिफिन भी वो खुद ही बनाया करती और दोनों साथ में स्कूल जाया करते। स्कूल जाने पर बच्चे मंजू का खूब मजाक उड़ाते। देखो देखो, इसके चेहरे को देखो, आ गई है जली हुई चाय। इसके चेहरे को देखकर तो भूत भी डर जाएगा। अरे इस काली लड़की से दूर ही रहो, इसके पास रहोगे तो खुद भी काले हो जाओगे। हो ओए मंजू, तुझे तो अंधेरे में सिर्फ उल्लू ही देख सकते हैं, क्यों? एकदम सही कहा तुमने शिखा।
पुष्कर, तेरी कजन तो निहायत ही बदसूरत है। अरे फ्रेंड्स, ये मेरी कजन कम ये मेरे घर की नौकरानी ज्यादा है। अब इसके मम्मी पापा नहीं रहे हैं ना, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहती है। और हमारे साथ रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, मुफ्त की रोटियां थोड़े ना तोड़ने देंगे हम। चल मेरी बैग पकड़, मैं खेलने जा रहा हूँ। पुष्कर अपनी बैग मंजू को थमाकर खेलने चला जाता है। सभी बच्चों से अपमान सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? हर कोई मेरे काले और अनाथ होने का मजाक उड़ाता रहता है। माँ पापा, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या? मंजू स्कूल के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर खूब रोती है। एक दिन जब मंजू और पुष्कर दोनों की स्कूल फीस भरने के लिए मुकुलचंद के पास पैसे कम होते हैं, तभी मेरे पास तो कम पैसे ही है, इतने पैसों में तो मैं सिर्फ पुष्कर की ही फीस भर पाऊंगा। हाँ तो भर दीजिए इस करमजली का। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा भला होने वाला है। हाँ, ये तो वैसे भी हमारे घर की नौकरानी ही बनकर रहने वाली है। ऐसा मत कहिए बुआ जी, मुझे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़ फूफा जी। नहीं, तू बस हमारी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुई है, नाम रोशन वोशन करने के लिए नहीं। तेरे माँ बाप तो जा चुके हैं तुझे इस दुनिया से छोड़कर। तू क्या उनका नाम रोशन करने के बारे में सोच रही है? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? बस बहुत हुआ तुम्हारा मंजू, तुम स्कूल नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझ गई तुम? मंजू को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है और त्रिवेणी और मुकुलचंद उसे घर के काम ही कराते रहते हैं। मुझे स्कूल में जाना है और पढ़ना है। ये कैसा जीवन है भगवान जी? मैं ऐसा क्या गलत किया मैंने जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? ओए नासपीटी, क्या अकेले अकेले में बड़बड़ा रही है? चुपचाप काम पर ध्यान दे। और हाँ, ये काम खत्म होने के बाद ऊपर मेरे कमरे में आ जाना मेरे सर और घुटनों की मालिश करने। ठीक है बुआ जी। मंजू बेचारी दिन भर बस काम ही करती रहती, जिस कारण उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक से गांव में भूकंप आ जाता है और उस भूकंप में मंजू अपने गांव से दूसरे गांव चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। आंखें मलते हुए मंजू झट से उठती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। लगता है मैं दूसरे गांव में आ चुकी हूँ। कल जो भूकंप आया था उसके बाद ही ये हुआ है। भगवान करे मेरे गांव के सभी निवासी, बुआ जी, फूफा जी और पुष्कर भाई सुरक्षित हो। उन्होंने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है, पर है तो वो मेरे अपने ही। मंजू उस जंगल में दर दर भटकने लगती है। उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से उसे चलने में दिक्कत होने लगती है और काफी खून भी बह जाता है। मेरा पैर, मैं कैसे चल पाऊंगी? लेकिन पैर में चोट होने के बावजूद भी मंजू साहस करके आगे चलती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द उस घने जंगल से बाहर निकलना था, क्योंकि वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। कुछ दूर आगे चलने पर उसे दलदल में फंसा एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को देख चौंक जाती है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। उसके पैरों से खून और ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और दौड़ती ही जाती है। काका, मैं आ रही हूँ। वो आदमी दलदल में पूरी तरह डूबे उससे पहले वहां पर मंजू आकर उसे दलदल से बाहर निकालती है। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया बेटी, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बच गई। इतना कहकर वो आदमी तुरंत एक जादूगर में बदल जाता है। इसके बाद उसे ऐसा करते देख मंजू बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। आप एक जादूगर हो? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ और मैं इंसानियत की खोज करने निकला हूँ। तुम्हारा तन काला है लेकिन तुम्हारा मन उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। और तो और तुम्हारे पैर में इतनी गंभीर चोट लगी है, उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद करने के बारे में सोचा और खुद के दर्द को भुलाकर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जादूगर मंजू को एक जादुई थाली देता है और कहता है कि मंजू जिस भी खाद्य पदार्थ का इसमें नाम लेगी वो उस थाली में प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अब इस जादुई थाली की मदद से मैं अपना ढाबा खोल सकती हूँ और तो और गरीबों को भी खाना दे सकती हूँ और साथ ही स्कूल में जाकर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। कितने नेक और अच्छे विचार वाली हो तुम मंजू बिटिया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। धन्यवाद जादूगर काका।
1 मिनट कहाँ निकली? माना कि तुम्हें सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है, लेकिन फिर भी मैं अपने जादू की मदद से तुम्हारे काले चेहरे को गोरा बना देना चाहता हूँ। सच? जादूगर मंजू के काले चेहरे को अपने जादू के जरिए गोरा बना देता है और वहां पर एक शाही आईना भी प्रकट करता है जिसमें अपने गोरे चेहरे को देखकर मंजू बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर काका, मैं बहुत खुश हूँ। यूं ही सदा खुश रहो मंजू बिटिया। मंजू उस जादुई थाली के जादू से ढेर सारा खाना प्रकट करके एक ढाबा खोलती है और उसमें वो खाना बेचने लगती है। वो गरीबों को भी खाना देती है और स्कूल जाकर पढ़ने भी लगती है। ये लीजिए दामू काका, आपके छोले भटूरे, और शीला मौसी आपका लच्छा पराठा और आलू गोभी की सब्जी। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भाई। सच में मेरा तो इन छोले भटूरे को खाकर दिन बन गया। अरे ऊपर से ये पराठा, हाय हाय हाय। सच में तुम इतनी सी उम्र में इतना अच्छा काम कर लेती हो। तुम्हारा क्या ही कहना मंजू बिटिया, भगवान तुम्हें और सफलता दे। मंजू अब उस जादुई थाली के सहारे ढाबे पर खाना बेचती है और ढेर सारे पैसे कमाकर वो एक बड़े बंगले में रहने लगती है। वो पढ़ लिख कर शहर में बस जाती है और वहाँ पर अपने ढेर सारे रेस्टोरेंट ओपन करती है और इस तरह वो अपने जीवन में खूब आगे जाती है। रंजनपुर कहकर एक गांव में सयूरी मोमोज वाली बहुत मशहूर होती है। उसके हाथ के मोमोज चखकर हर कोई उनका बहुत बड़ा फैन बन जाता है और उसकी भर भर कर तारीफें करता है। ये लीजिए काका, आपके 2 प्लेट स्टीम्ड मोमोज और आपके फ्राइड मोमोज। अरे वाह 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 सयूरी, क्या मोमोज बनाती हो तुम। सच में मेरा गांव नेपाल में है और तुम नेपाल जैसे ही मोमोज बनाती हो। अरे वाकई में तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो मन कर रहा है और खाऊं। इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाने के पीछे का राज क्या है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो केवल खुले मन से सबके लिए मोमोज बनाती हूँ और पूरे सच्चे मन से किया गया हर एक काम अच्छा नतीजा ही देता है। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही नेक विचार हैं तुम्हारे सयूरी। सयूरी का मोमोज ठेला अच्छे से चल रहा था। वो अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने बूढ़े माता पिता अशोक लाल और चित्रा का ध्यान रख रही थी। एक दिन गांव में नटवरलाल नामक एक आदमी आता है जो अपना खुद का मोमोज ठेला लगाता है, लेकिन वो देखता है कि सयूरी के मोमोज ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमी हुई है। ये क्या, इस सयूरी मोमोज वाली के ठेले पर इतनी भीड़ है और मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी जादुई सामग्री मिलाती है ये सयूरी अपने मोमोज में, जो सभी इसके मोमोज के दीवाने हो गए हैं। ग्राहकों को सयूरी के हाथ के बने मोमोज के साथ साथ उसका नेक और अच्छा स्वभाव भी पसंद था और यही एक और वजह होती है उसके ठेले पर हर दिन इतनी भीड़ लगने की। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या बर्फबारी, सयूरी के ठेले पर हर दिन भीड़ लगी होती है। सयूरी की इस तरक्की को देखकर नटवरलाल को बहुत जलन महसूस होती है और वो अपने शैतानी दिमाग में सयूरी के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाने लगता है। बस अब बहुत हुआ इस सयूरी का राज। अब इसके मोमोज ठेले पर मैंने हमेशा हमेशा के लिए ताला नहीं लगवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नटवरलाल नहीं। एक सुबह सयूरी अपने माता पिता अशोक लाल और चित्रा को नाश्ता देकर, चलिए माँ पापा, मैं ना ठेले पर जा रही हूँ, दाल सब्जी और फुलके बना दिए हैं, खा लीजिएगा। हाँ ठीक है सयू बेटा, ध्यान से जाना। अरे छाता तो लेती जा सायू, बारिश आ गई तो। नहीं आएगी बारिश आज, ठेले पर छाता है, चिंता मत कीजिए, आपकी सईयो भीगेगी नहीं। कितनी मेहनत करती है ना जी हमारी सईयों। सच में भगवान हमारी सईयों के दामन में सिर्फ खुशियां ही भर दे और सारे गम के बादल दूर कर दे। और साथ ही उसके लिए एक अच्छा लड़का भी भेज दे। 2-3 सालों में सयूरी 30 की हो जाएगी। मुझे तो उसकी शादी की ही चिंता सताती रहती है हर पल। उस दिन सयूरी फटाफट चलते हुए ठेले पर जा रही थी। उसे रोज के समय से उस दिन कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। चल चल सयूरी, जल्दी चल, ग्राहक आकर खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। तभी अचानक से उसके सामने एक टेम्पो आती है जिसमें नटवरलाल बैठा होता है और नटवरलाल टेम्पो से सयूरी को ठोकता है और सयूरी वहीं पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है।
कुछ देर बाद वहां पर कुछ गांव वाले आकर सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण सयूरी अंधी हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। क्या कहा? हमारी सयू अंधी हो गई? नहीं, ये क्या हो गया अशोक लाल जी? अब हमारी बेटी कुछ नहीं देख पाएगी। इतनी मेहनती और इतनी गुणवान लड़की हमारी सयू। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है डॉक्टर साहब जिसके द्वारा सयूरी की आंखों की रोशनी फिर लौट आए? नहीं अशोक लाल काका, सयूरी की आंखों की रोशनी अब कभी नहीं लौटेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। चित्रा और अशोक लाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सयूरी अब स्टिक के साथ ही रहती है और उसी की मदद से वो घर में चल फिर पाती है। उसे कुछ न दिखाई देने के कारण अब वो मोमोज बेचना भी बंद कर देती है और सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी नटवर लाल के यहाँ मोमोज खाने जाना पड़ता है। अरे लीजिए लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज लीजिए। अरे ऐसे मोमोज कहीं नहीं खाए होंगे, एकदम सस्ते दाम वाले मोमोज। अरे ये मोमोज तो सच में बहुत ही सस्ते हैं, चल इन्हें खाते हैं। अरे स्वाद तो ठीक ठाक है, लेकिन सयूरी के हाथ के बने मोमोज की बात ही कुछ अलग थी। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो फिर कभी मोमोज नहीं बेचेगी। इन लोगों को नहीं पता कि उसके अंधे होने के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने ही उसे टेम्पो से ठोका था। मुझे लगा कि वो अपाहिज हो जाएगी, लेकिन वो तो अंधी हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बस मेरा रास्ता साफ हो गया है और मैं सुकून से मोमोज बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। नटवरलाल सस्ते दाम में मोमोज बेच तो रहा था, लेकिन वो उनमें कई सारे हानिकारक पदार्थ का मिश्रण करके मिलावट करके उन मोमोज को बेच रहा था। एक दिन सयूरी के दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। खाने के लिए? हे भगवान, माँ और पापा दोनों सो रहे हैं। अब मैं इन बूढ़े काका को खाना कैसे दूं? मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाकर देना ही होगा इन्हें। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती हूँ, और मोमोज बनाने के लिए लगने वाले हर एक सामान को मैं महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ है। सयूरी तुरंत रसोई में जाकर महसूस कर करके मोमोज बनाती है और उसके हाथ को गैस के गर्म झटके तो लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोमोज बनाती है और उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। उन मोमोज को खाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो एक फरिश्ता में बदल जाता है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से सयूरी की आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और फरिश्ते को देखकर सयूरी चकित रह जाती है। हाँ, ये क्या? आप एक फरिश्ता हो और आपने ही अपने जादू से मेरे आंखों की रोशनी वापस लाई? हाँ सयूरी, तुमने अंधे होने के बावजूद इतने जायकेदार मोमोज बनाए और मुझे खाने के लिए दिए। तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा जादू कुछ भी नहीं है। तुम सच में कमाल हो सयूरी, इसलिए मैं तुम्हारे भीतर जादुई शक्तियां दे रहा हूं जिनसे तुम बुराई का विनाश कर सको और अच्छे और नेक काम करके लोगों की जान बचा सको। हाँ फरिश्ता, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नटवरलाल ही है वो शख्स जिसने टेम्पो से तुम्हें जानबूझकर ठोका था और अब वो मोमोज में मिलावट करके सस्ते दाम में बेच रहा है। पूरे गांव की तबीयत बिगड़ चुकी है और वो तुम ही हो जो अब पूरे गांव को बचाकर उस नटवरलाल का विनाश कर सकती हो। आप चिंता मत कीजिए फरिश्ता, अब ये सयूरी उस नटवरलाल को हर हाल में बर्बाद करके ही रहेगी। फरिश्ता सयूरी के भीतर जादुई शक्तियां देता है और सयूरी सीधे नटवरलाल के ठेले में जाती है और उसे जादुई शक्तियों के जरिए एक पिंजरे में कैद कर देती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगता है। अरे बाहर निकालो मुझे इस पिंजरे से। सयूरी सयूरी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। निकालूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी होगी और अपना सच कबूल करना होगा कि तुमने ही मुझे मारा था और तुम मिलावट करके पूरे गांव में मोमोज बेच रहे हो। ठीक है, मैं कबूल कर दूंगा ये सब। नटवरलाल पूरे गांव के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है और फिर उसे जेल की सजा होती है।
सयूरी अपनी जादुई शक्तियों से गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर देती है और वो जादुई शक्तियों का त्याग करके फिर से सीधा सरल जीवन जीने लगती है और मोमोज बेचकर खूब सफल होती है। शाह परिवार में माला अपने पति उमाकांत, छोटे बेटे सागर और छोटी बहू अंजलि के साथ रहती है। माला का बड़ा बेटा भी है जिसका नाम राघव है, लेकिन राघव विदेश में रहता है। उसकी बीवी कीर्ति की मौत के बाद वो विदेश में ही रहने चला गया। अब सालों बाद वो फिर से अपने घर लौटने वाला था। सागर बेटा, तूने वो राघव की पसंद के पकवान ऑर्डर किए हैं ना? और अंजलि बहू, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजा। अरे मेरा राघव आता ही होगा। अरे माला बेटा, सिर्फ 4 सालों बाद आ रहा हूँ, 14 सालों के बाद नहीं। मेरे बेटे पर जो बीती है वो मुझे ही पता है। कीर्ति बहू के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे जीने की आस ही नहीं थी, लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे विदेश से नौकरी का बुलावा आया और काम के सिलसिले में ही सही उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ठाकुर जी की कृपा यूं ही मेरे बेटे पर बनी रहे। उतने में घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही माला आरती लेकर दरवाज़ा खोलती है, वो राघव को एक विदेशी औरत के साथ देखती है जिसकी मांग में सिंदूर होता है और उन दोनों के गले में वरमालाएं भी होती हैं। उस विदेशी औरत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एमिली है। मैं धर्म की पत्नी हूँ। क्या? धर्म की पत्नी नहीं एमिली, ऐसा कहो कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। राघव, ये सब क्या है? तूने ये क्या कर दिया? राघव भाई साहब, आपको लाकर एक विदेशी जेठानी ही लानी थी क्या मेरे लिए? राघव भैया, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले आप थोड़ा सोच तो लेते। राघव, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां क्या तुझे लाइन लगाकर राखी बांधने आ गई थी क्या, जो तुझे विदेश की ही लड़की पसंद आ गई? पापा, माँ, सागर, अंजलि, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ और एमिली भले ही विदेशी है लेकिन इसका दिल तो हिंदुस्तानी है ना। सासी माँ, पप्पू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे दफोड़ है, पहले सासू माँ और पापा जी बोलना सीख ले, फिर आकर हमसे बात कर, डोबी कहीं की। एमिली, इट्स नॉट सासी माँ, इट्स सासू माँ, एंड इट्स नॉट पप्पू जी, इट्स पापा जी। Oh no, I'm really sorry, Raghav baby. हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे को बेबी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे, बेवकूफ फिरंगन। Oops, sorry सासी, मेरा मतलब सासू माँ। एमिली थाली में रखे हुए दिए को फूंक मार कर बुझाती है और घर में नाचते हुए आती है। हे दिन तड़ाक आजा और कैसे रात पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग डोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। ये फिरंगन तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। देखा माँ, उसने दिया बुझाया लेकिन घर में आते ही हमारे देश की संस्कृति को मान दिया। सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही मैं इस फिरंगन को अपना रही हूँ। एमिली को उसका ससुराल अपनाता तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो अगले दिन YouTube से देखकर देसी खाना बनाने लगती है। उसे पूरियां बेलनी नहीं आती हैं, तभी अंजलि उसे सिखाती है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से आपको सब सिखा दूंगी जेठानी जी। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम बहुत अच्छी हैं। तुम भी। ये देखो, ये ना इस तरह इस बेलन, दिस बेलन होल्डिंग इन अ हैंड एंड देन इसको ऐसे इस पर घुमाएंगे एंड देन इस तरह से गोल पूरी बनाएंगे। ओके जेठानी जी? ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड इजी। मैं तो इसे अभी बनाकर दिखाती हूँ। अंजलि एमिली को खाना बनाने से लेकर हिंदी बोलने तक सब कुछ सिखाने लगती है और दोनों विदेशी जेठानी और गरीब देवरानी के बीच एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, जिससे सास माला को दिक्कत होने लगती है और वो अंजलि को बोलती है, देख अंजलि बहू, तुझे अगर तेरी जान, तेरा ससुराल और तेरा रिश्ता प्यारा है तो तू उस फिरंगन से दूर रहने लग। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसके रंग में रंग के उसकी दूसरी कार्बन कॉपी बन जा। लेकिन माँ जी, एमिली फिरंगन जरूर है, लेकिन जैसे राघव भाई साहब ने कहा था ना, वो दिल की एकदम अच्छी है और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम है उसे। अरे मुझे उस सब के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े देखे हैं
उसका चाल चलन देखा है? लोग कितनी बातें बनाएंगे तुझे पता है? माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरी विदेशी जेठानी पटाखा नहीं, पटाखों का बॉक्स है, बॉक्स। उसने अभी अभी तो घर में कदम रखा है। देखना, जैसे वो धीरे धीरे हम लोगों का दिल जीत रही है, एक दिन वो आपका दिल भी जीत कर ही रहेगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ठाकुर जी करे वैसा दिन कभी ना आए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। एमिली ने उन दोनों की बातें सुन ली होती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली को भावुक देख अंजलि उसके पास जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही आंसू बहने लगी अचानक से। जेठानी जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस अंजलि। चलिए, आज मैं आपको ना साड़ी पहनना सिखाऊंगी, फिर आप रोजाना साड़ी ही पहनना। Yay! That will be amazing. Let's do it, अंजलि। अंजलि एमिली को साड़ी पहनना सिखाती है और एमिली साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय हाय, क्या लग रही हो जेठानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। What happened? तुम्हें ब्रश करने का मन कर रहा है क्या, जो तुम थू 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 कर रही हो? वैसी बात नहीं है जेठानी जी, मैं तो आपकी नजर उतार रही हूँ। अब नजर उतारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉटिंग ऑफ एविल। एमिली, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। Thank you, Raghav baby. अगले दिन अंजलि एमिली को गोबर लीपना सिखाती है, लेकिन गोबर लीपते लीपते गलती से एमिली के हाथ से गोबर उड़कर माला के चेहरे पर गिरता है। Oh no! मैंने तो वॉल पर फेंका था, लेकिन ये तो माँ जी के फेस पर लग गया। I'm sorry. I'm really sorry, माँ जी। कल मोही फिरंगन कहीं की, न जाने कौन सा अंग्रेजी जादू टोना किया इस फिरंगन ने मेरे राघव पर, जो वो इसके प्यार में अंधा हो गया। नासपीटी। एक दिन शाह ग्रुप ऑफ कंपनी से डील करने एक इंटरनेशनल क्लाइंट आए होते हैं, लेकिन उमाकांत और सागर दोनों को एक साथ बुखार आता है और राघव बाहर किसी काम के लिए गया होता है। पता नहीं क्या होगा अब। अगर इस विदेशी क्लाइंट से हमने डील पक्की नहीं की तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। आओ, चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना। मैं जाऊंगी उस फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करने और डील पक्की करके आऊंगी। एमिली उस इंटरनेशनल क्लाइंट से डील पक्की करती है और उमाकांत के बिजनेस को डूबने से बचा लेती है। एमिली की इस अच्छाई को देख सख्त माला भी आखिरकार पिघल ही जाती है। धन्यवाद एमिली, मेरी बड़ी बहू। तू अगर नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। न राघव का फोन लग रहा था और ना ही उमाकांत जी और सागर जा सकते थे मीटिंग में, लेकिन न जाने तूने कैसे डील पक्की कर ही दी। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से ही तू मुझे पहले दिन से पसंद थी। बस मैं अपने प्रेम को दिखाती नहीं थी और बस सड़ू बनकर नफरत ही करती रहती। कोई बात नहीं माँ जी, ऑल इज वेल नाउ। और मैं आप सबके लिए सारी फेमस इंडियन डिशेस बनाऊंगी जो मुझे मेरे देवरानी ने सिखाई हैं। एमिली सबके लिए स्वादिष्ट भारतीय खाना बनाती है और सभी उसे प्यार से खाते हैं और राघव अपना अमेरिका का बिजनेस इंडिया में खोल लेता है।